मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक उन कैंडिडेट्स पे होना चाहिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी कहते हैं कि इनका इतलाक हम करेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत हैं। जब आर्टिकल 62 और 63 को देखा जाता है तो उसमें एक बड़ी चीज़ वाज़ेह लिखी हुई है कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रारी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। और जितनी उसमें शिकें दी हुई हैं उसमें ये सबसे प्राइमरी ये चीज़ आ जाती है कि जब तक अदालत से किसी को सज़ा ना मिली हो उस पर यह अप्लाई नहीं होगा। जब इतने सारे कैंडिडेट्स तकरीबन 10,000 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी के अमल से जाएंगे तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मसलन कि जो शख्स है वो फातिरुल अकल ना हो। अब इलेक्शन कमीशन ये कैसे डिटरमिन करेगा? कल हमारे रिपोर्टर्स कुछ ख्वाजा सराओं के पास गए और उनसे पूछा कि जी, क्योंकि अब उनको भी हक मिल गया, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, उन्होंने कहा जी इसका इतलाक तो सिर्फ हम पे होगा, किसी और पे नहीं हो सकता। इसका मामला क्या है, वाकई हो सकता है कि नहीं? एक पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ जानी पहचानी शख्सियत, आइन पे उनका अबूर हासिल है, मंजे हुए सियासतदान भी हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं उन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आर्टिकल 62 और 63 एक डिक्टेटर ने डाला है इसको आइन के अंदर अपने मकासद हासिल करने के लिए। सडनली इतना शोर क्यों मच रहा है कि आर्टिकल 62, 63 हमने अप्लाई करना है, जबकि बड़ा वाज़ेह उसमें दिया हुआ है कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रारी बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वो तो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, तो इतना शोर किस चीज़ का है? देखिए 62, 63 जो है इसमें एक तो आपने पढ़ा है ना, एक क्लॉज है जिसमें लिखा है कि अदालत से उसको करार दिया गया हो सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, डिसऑनेस्ट है, यानी झूठा है। वो एक क्लॉज है। 2-3 और क्लॉजेज हैं जिसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो अदालत ने उसको पहले किसी कोई फ़ैसला किया हो। मसलन आप 62 1A 1B वगैरह देखेंगे तो उसमें है परफॉर्म्स दी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम, और दूसरा है इस्लामिक टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज इस्लाम ने जो बताई हैं, और मेजर सिंस भी ना करता हूँ। यानी 5 वक्त का नमाजी हो, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। हज पे अगर उसने उसके मीन्स अलाउ करते हैं, ज़राए अलाउ करते हैं तो हज पे गया हो, रोज़े तमाम रखता हो, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं इस्लाम के तहत। और वहाँ जो हमें बताया जाता है कि जिहाद भी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, कि जिहाद फ़ी सबील अल्लाह। सो अब इनको किस तरह अप्लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, किस तरह अप्लाई करेगी, और इलेक्शन कमीशन किस तरह अप्लाई करेगी? मर्द तो अब आप बता सकते हैं कि 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं है। अब 5 वक्त का अगर नमाजी नहीं है, वो अगर घर पढ़ता है अपनी नमाज और बाजमात नहीं पढ़ता, तो किसको पता लगता है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कौन सी कज़ा करता है, कौन सी कज़ा नहीं करता है? ये जनरल ज़ियाउल हक ने डाले थे और इन पे किसी एक को काबिल अमल समझा ही नहीं गया। अदालतें भी यही बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, ये तो ना कहें कि किसी पे भी नहीं, आपके एक क्लाइंट पे तो काबिल अमल है, शायद इस इलेक्शन में और किसी पे हो ना हो। मेरे एक फॉर्मर क्लाइंट जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, नहीं वो तो क्लॉज सी आ जाएगी ना। क्लॉज वो भी इसी का हिस्सा है ना, 62, 63 जो प्रोविजंस इसमें डाल दी गई हैं, और उसके बाद वो लिंक तो कर दिया गया 204 के साथ उसको। वो तो फॉर द पर्पसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसने अलेजिडली की, हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उस पर चार्ज लगा ही नहीं। ट्रायल कोर्ट ने 7 मेंबर जजेस ने ट्राई किया ना, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज। उसकी तरफ मैं आऊँगा। मैं पहले से ये 62, 63 जो है इसकी यूटिलिटी समझना चाह रहा हूँ। यूटिलिटी क्या है? हमने जमहूरियत का एक सफ़र मुकम्मल भी किया, लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं कि ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस कराया था फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। अफगान जिहाद भी उन दिनों में चल रहा था, रिलीजियस उनको चाहिए थी, सपोर्ट भी चाहिए थी, अपीज़ भी करना था उस लॉबी को। जब हम जमहूरियत के इस सफ़र पर चल रहे हैं तो ये सारे लोग सडनली कैसे इसका शोर क्यों मचा रहे हैं? एक तो इस पे ये भी आता है कि जी शायद उस दौर की बाकियात हैं, माइंडसेट हमारा ऐसे बन गया। जो लोग इसको अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, क्या उन पे ये एप्लीकेबल होती हैं? वो सारी ये शिकें पूरी करते हैं? ये नहीं करते।
शिकें नहीं पूरी करते। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है। जज ऐसे लगाए गए हैं जिन्होंने टैक्स अदा ही नहीं किया बतौर वकील, जीरो प्रोफेशनल टैक्स, और वो जज लग गए हैं और अभी भी हैं जीरो प्रोफेशनल टैक्स। मेरे साहब माफ कीजिएगा, अगर टैक्स नहीं उन्होंने अदा किया तो आपने सेनेट में क्यों नहीं उठाया? आप सेनेट में नहीं, मैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मेंबर हूँ, वहाँ से मुझे पता लगा है। मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि हमें सीक्रेसी का आइन में लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी आइन में लिखा हुआ है। आइन में ना लिखा होता तो आई वुड नॉट बी बाउंड बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी। सारी सीक्रेसी टैक्स शुरू नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर ट्रांसपेरेंसी की बात तो अदालत उज़्मा करती है, पार्लियामेंट करती है, इलेक्शन कमीशन करता है तो नाम ट्रांसपेरेंसी के नाम पे तो लिए जा सकते हैं। दीज आर डायरेक्टिव्स ऑफ द जुडिशियल कमीशन ने नामजद किए हैं ऐसे जजेस जिन्होंने एक पैसा, वकील हैं और जज बन रहे हैं, जज बनने के खासगार हैं। अब या तो आपकी प्रैक्टिस ही कोई नहीं है, वकालत है ही नहीं जो आप ज़ीरो टैक्स हैं, या आपकी वकालत अगर है तो आप टैक्स अगर नहीं दे रहे तो आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। ऐसे जजेस, अब मैं आपको क्या बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में फ़ौज मुक़्तदर है, बाइख्तियार है, लेकिन उसका एहतसाब का इदारा कोई नहीं है। जो इंटरनल है कि जी हम खुद एहतसाब करते हैं। इतनी पावरफुल स्टैंडिंग कमेटीज हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं आपके पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप कॉल कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। मैं इन इफेक्ट बता रहा हूँ। तो ये कानून में जो ये जैसे 62, 63 का हाल है, बाकी भी इसी तरह है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत में फौज मुक़्तदर है, बाइख्तियार है, उसका एहतसाब नहीं हो सकता। मुल्क टूट गया, आर्मी एक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, कोई एहतसाब नहीं हुआ किसी फौजी का। अदलिया मुक़्तदर है, बाइख्तियार है, ज़्यादा ही बाइख्तियार है। आपने किया है ना बिरश साहब, आपको क्रेडिट तो आपको जाता ही है। बात आप ही का नाता लाजिम है, हम देखेंगे, वो दिन देखेंगे, यही दिन के लिए लाजिम है, देखेंगे भी। और हमने मैंने तो ख्वाब दिखाया और मैं उस ख्वाब से मुंसलिक हूँ, आज भी मुंसलिक हूँ कि रियासत होगी माँ के जैसी और इसको रियासत को माँ जैसे बनाना है। सिर्फ मेरा ख्याल था, मेरी तवक्को थी कि अदालत जब बहाल होंगी तो जजेस सबसे पहले सबॉर्डिनेट जुडिशरी को एड्रेस करेंगे, मातहत अदलिया को, जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरफेस करती है अवाम और कानून। वो सेशन जज और मैजिस्ट्रेट की अदालत में करते हैं, सिविल जज की अदालत में करते हैं। वहाँ आपको मायूसी हुई? वहाँ मुझे मायूसी है कि वहाँ अभी तक अच्छे लोग भी हैं, पर बहैसियत मजबूरी बजमात वो वहाँ खार और रुसवा होता है शहरी जो है। लेकिन आला अदलिया मुक़्तदर है, बाइख्तियार है, एहतसाब आप उसका करना चाहें तो 6 महीने सज़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत। अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो आप निकाले जाते हैं। अभी मैं आपको अर्ज करूं, आप मुझे ये किताब पाकिस्तान सिर्फ सियासतदानों पे एप्लीकेबल है। मैं एक और मैं आपको बता दूं आपको दिलचस्पी के लिए। तीसरा अंसर जो बड़ा अहम अंसर है पाकिस्तान में वो है मीडिया। थर्ड प्लेयर बाइख्तियार है, बिल्कुल बाइख्तियार नहीं है बिरश साहब। आई वुड वेरी इक़्तिदार में है, हम्बली बैक टू डिफर। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं कि जो जबान में आए एंकर कोई कह दे, जो चाहे कह दे। आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं? कोई कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। नहीं लेके जाते तो वो तो कोई कोर्ट में नहीं लेके जाता। जो लेके जा सकता है, जो लेके डेफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर के सारे कानून मौजूद हैं। जो लेके जाता है वो रुसवा होता है बड़ा। डेफेमेशन के केसेस मैंने किए हैं, अपने किए हैं, और मुझे 8 साल लगे थे एक केस को जीतने में, और 2 करोड़ का दावा फिर मैंने जीत के और पैसे ही छोड़ दिए, जीत के, डिग्री ले के। फौज मुक़्तदर, कोई एहतसाब करने वाला नहीं। अदलिया मुक़्तदर, कोई एहतसाब करने वाला नहीं। मीडिया मुक़्तदर, कोई एहतसाब करने वाला नहीं। अब एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे ब्रेक पे जाने में सिर्फ एक कमेंट करके एक जुमला बोल लेने। सियासतदान ना मुक़्तदर ना बाइख्तियार, बस एहतसाब ही एहतसाब ही एहतसाब। अगर किसी का होता है तो वो सियासतदान का होता है। स्कूल में एक बच्चा होता है जिसको हर को थप्पड़ मारने के चला जाता है।
ये एक रवायती बन गई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे लग गया आस्तीनें चढ़ा के, और इलेक्शन कमीशन भी इसके पीछे लग गई है सियासतदान के आस्तीनें चढ़ा के। वो जो फॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, वो फॉर्म भी मेरे पास पड़ा है, उस पर भी बात करेंगे बैरिस्टर साहब। शायद इसकी ये वजह नहीं है कि आप हमारी वोटों से आते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें सियासतदान से होती है, और जब आप बात करते हैं कि फ़ौज का एहतसाब नहीं होता, अदलिया का हिसाब नहीं होता, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आपको बना के दी गई, पार्लियामेंट में आप लोग बैठे हैं, इतनी पावर्स हैं, अगर वो पावर्स ही एक्सरसाइज नहीं करते और ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं तो तब्दीली कैसे आएगी? यहाँ पे मुझे एक नाज़रीन एक वक्फा लेना है, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, और बहुत से और इंटरेस्टिंग सवालात और उनके एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल जवाब आप तक लेके आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब से, और ब्रेक पे जाने से पहले बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब कह रहे थे कि जिसको मिलता है कोई नलायक बच्चे, सियासतदान को एक नलायक बच्चे की तरह क्लास में ट्रीट किया जाता है, जिसका मूड आता है आते है एक चमाट मार के चला जाता है, और सारी चीज़ें एप्लीकेबल, सारे कवानीन सिर्फ सियासतदानों पे एप्लीकेबल होते हैं, और आर्गूमेंट इस पे काउंटर आर्गूमेंट ये दिया जाता है, जो कि मैंने कोशिश की थी बैरिस्टर साहब के सामने पेश करूँ, कि अवाम की तवक्कुआत होती हैं सियासतदान से, कोई और शख्स वोट लेके नहीं आता, और पार्लियामेंट में जब भेजा जाता है तो सियासतदान ये नहीं कह सकते कि जी हम कमज़ोर हैं, उन्हें वो चीज़ें करनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। साहब, इसी हवाले से ड्यूल नेशनैलिटी का मामला भी आपने उठाया, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, जजेस की ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से आप लोगों ने बातचीत की, उस पर भी कुछ जवाब ही नहीं देते। अब देखें पार्लियामेंट का, अब आप क्या चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत में, हकीकत बता रहा हूँ, कानून को आप छोड़े, कानून के तहत द रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी पेनी स्पेंट ऑन एनी इंस्टीट्यूशन, ये हर पाई जो किसी भी इदारे पे बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे खर्च हुई है, उसका हिसाब वो इदारा देने को पाबंद है पार्लियामेंट के सामने। हर, क्योंकि पार्लियामेंट लोगों पे टैक्स लगाती है, पार्लियामेंट गाली खाती है जब तेल की कीमतें, सवाल बनते हैं, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी, बजट आपके पास है, बजट आप रोक दें, अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म है ना, व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन? बजट रोक दें सुप्रीम कोर्ट का, दुनिया हमारे पीछे निकल आएगी, दुनिया कहेगी सुप्रीम कोर्ट को खुद भी तो एहसास करना चाहिए ना कि कानून क्या है। मावराए कानून, मावराए आइन तो कोई इदारा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार कहे कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश ही नहीं होता, अब हम जाके जकड़ के उसको पकड़ के हथकड़ी लगा के खुदा ना खास्ता तो नहीं ला सकते। मैजिस्ट्रियल पावर्स तो है ना, मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं, पर कौन सा मैजिस्ट्रेट उसको जाके हथकड़ी ला के लाएगा सुप्रीम कोर्ट के? इतने कमजोर हैं हमारे सियासतदान, इतनी सियासतदान नहीं, इदारा पार्लियामेंट, देखें इदारे चलते हैं व्हेन अदर्स आल्सो रिस्पेक्ट द लॉ। अदालत में बैठ के जजमेंट देना तो एक चीज है, और रोज वाज देना, जो कि टिकर चलते हैं आपकी टेलीविजन पे, वो वाज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस। चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्व किया, फलां जज साहब ने ये ऑब्जर्व किया। साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं आपके भी बहुत सारे टिकर चलते हैं। नहीं, टिकर चलते हैं, पर टिकर, मैं उसके टिकर के खिलाफ ऐसा सच नहीं हूँ, पर जजेस बोलते हैं अपनी जजमेंट्स के जरिए। जजेस को इतना बोलना नहीं चाहिए कि बलूचिस्तान की हुकूमत का क्या मॉरल राइट रह गया है, क्या पॉलिटिकल राइट रह गया, ख़त्म हो गया राइट, या ये कि फलां 4 दिन में ये कर दो, 5 दिन में, जो चीज़ें नहीं हो सकती। ड्यूल नेशनैलिटी इशू पे जब आप लोगों ने ये पॉइंट उठाया, और बहुत सारे हमारे सियासतदान इस बात से डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्यूल नेशनैलिटी, तो जो लोग जिस पे आपने ये पॉइंट उठाया कि ड्यूल नेशनैलिटी है, वो नाम आप लोग क्यों नहीं सामने लेके आते? देखें, बात सुने, ड्यूल नेशनैलिटी का पूछना पार्लियामेंट का हक है, जजेस से भी पार्लियामेंट का हक है। जजेस को चाहिए था कि गैर मुबहम अंदाज में बता देते। ये कह देना कि हम पे ये लॉ अप्लाई नहीं करता या फलां शिक अप्लाई नहीं करती, एक मुबहम इबाम छोड़ देता है कि यानी चंद आदमी शायद हों जजेस जिनकी डुअल नेशनैलिटी है, पर हम बताने को तैयार नहीं क्योंकि हम आपके कानून के ताबे नहीं हैं। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इदारे किस तरह चलेंगे? पार्लियामेंट की सॉवरेंटी, कोई पार्लियामेंट की सॉवरेंटी इस तरह कभी नहीं एक्सरसाइज हुई। पार्लियामेंट के पास कोई क्लैशनिकोव, कोई साहब, आप इतने मंजे हुए सियासतदान हैं,
इतने अच्छे मैं आपको वकील डुअल हैं। नेशनैलिटी पे भी अर्ज कर दूं, डुअल नेशनैलिटी पे भी एक सिलेक्टेड चीज लीकेज भी होता है ना, नहीं, आपसे कौन सी चीज छुपी हुई है अदालतों की, कौन सी चीज इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास नहीं है? नाम पता है तो नहीं, रिवील मुझे कर नहीं देते, पता, मुझे नहीं लीक कर पता, देते। मुझे नहीं पता डुअल नेशनल कौन है, बट अदालत ने अपने जवाब से ये शक को शुबा डाल दिया है कि जरूर कुछ जजेस हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है। जवाब ऐसे दिया है कि हम पाबंद नहीं है इसका सवाल का जवाब देने के। सीधा जवाब देते, कहते कि ये फलां की है, फलां की नहीं है, या किसी की भी नहीं है। अदालत, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं का मामला और मसला हमारा ये है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास भी कोई जंजीरों और हथकड़ियाँ नहीं है कि लगा ले। अदालत के पास है, अदालत हथकड़ी लगवा सकती है, पार्लियामेंट हथकड़ी भी नहीं लगवा सकती। और टैक्स पार्लियामेंट ने लेना है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पार्लियामेंट पे जिम्मेदारी आती है। पार्लियामेंट और फाइनेंस मिनिस्टर और काबीना जो पार्लियामेंट की नुमाइंदा है उन पे हर्फ आता है। और अगर हम पूछें कि इस पैसे की जो हमने लोगों की जेबों से लिया है आपने किस तरह खर्च किया, और आप कहें कि हम नहीं बता सकते, हम फौज हैं, या हम नहीं बता सकते, हम अदलिया हैं, हम अदालत हैं, तो फिर बैरिस्टर साहब बतौर पार्लियामेंटेरियन एंड ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन, अवाम के नाते मेरा तो ये आपसे सवाल बनेगा कि हमने तो आपको वोट दिया है, अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहा बंद कर दें आप उसका हुक्का पानी। नहीं, तो अवाम हमारे साथ खड़े होना, इसमें अवाम बात आपके है। साथ किस तरह से खड़े हों? नहीं, आप एक नारा लगाते हैं बदलने का, तकदीर बदलने का, अवाम आपके साथ निकलती है। नहीं, अवाम साथ निकलती है। तकदीर बदलने का नारा तो अदलिया भी लगाती है। ये सारी अदलिया की मूवमेंट जो बहाल हुई है अदलिया, वो सियासतदानों के बगैर हो सकती थी? नहीं हो सकती थी सियासतदानों के बगैर, सियासतदान लीड में थे ना? वकला के बगैर लीड में नहीं हो सियासतदान सकती थे। थी, वकला के बगैर नहीं हो सकती थी, सियासतदानों के बगैर नहीं हो सकती तमाम थी। सियासी जमातें वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन हमें जो तवक्को थी, जो ख्वाब हमने देखा था, वो देखा था कि इंसाफ मुहैया होगा आम शहरी को, सिर्फ एक कमरा अदालत से नहीं। मैं कहा करता था कि हम हर मैजिस्ट्रेट को, हर सेशंस जज को मैं तकरीर किया करता था, आखिरी मेरी तकरीर हुआ करती थी, उसको देखेंगे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बना हुआ, रिलीफ देता हुआ, लेकिन नहीं हुआ वो काम। एक अदालत, कमरा या अदालत जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब तो पूरी कोशिश करते हैं रिलीफ देने की। और लेकिन मैं एक चीज और अर्ज कर दूं, डुअल नेशनैलिटी पे एक फैसले में जो बहुत बड़ी गलती है, मैं डुअल नेशनैलिटी वालों को समझता हूं कि वो क्वालिफाइड नहीं है असेंबली में बैठने के, लेकिन एक कानून है जिस पे 40 साल का अमल नहीं हुआ। 1973 में आया ये डुअल नेशनैलिटी वाला, 2013 तक इस पे अमल हुआ ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं। अब कलर ऑफ ऑफिस दे दिया लोगों ने इलेक्ट करके, मुझे मसलन मैं हूँ डुअल नेशनल, मुझे इलेक्ट करके वहाँ बिठा दिया, वहाँ मैंने काम भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, कमेटीज़ में भी बैठा, जाता भी रहा। अब मुझे ये कहा जाए कि तुम सिर्फ नाअहल ही नहीं हो, तुम अपने सारे जो आपने मतलब है पैसे वसूल किए हुए हैं, तनख्वाह ली हुई है, आपने जो TADA लिया हुआ है, आपने जो सफ़र किया हुआ है, वो सारा वापस करें। ये कोई कानून नहीं है। हाँ, डुअल नेशनल हो, लेकिन अगर एक चीज़ वॉइड एब इनिशियो कानून के तहत है फिर तो ये नहीं। देखें, आर्टिकल 67 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि merely because a member who was not qualified sat and participated in the proceedings or voted will not invalidate the proceedings of the house। क्योंकि कई मेंबर ऐसे होते हैं जो 2 साल बैठे रहते हैं, तीसरे साल उनको नाअहल इलेक्शन ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे देता है बाकायदा किसी न किसी इल्ज़ाम पे कि तो आप अहल ही नहीं थे बैठने के। उनसे कोई तनख्वाहें वनख्वाहें वापस नहीं ली जाती, तनख्वाहें वापस नहीं मांगी जा सकती। ये तो एक मतलब है फैसला है जो कि बिल्कुल आइन और कानून विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नाज़रीन, यहाँ पे हमें एक वक्फा लेने और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से पूछेंगे कि एडवोकेट राजा आमिर अब्बास और चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी का क्या मामला है और इसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब का नाम क्यों आता है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब से। बैरिस्टर साहब, एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी साहब चेयरमैन नैब आपका नाम ले रहे हैं कि आपने उन्हें कोई मैसेज दिया था एडवोकेट राजा आमिर अब्बास साहब के इनको लीगल ब्रांच ऑफ नैब में इंडक्ट कर लिया जाए, और वो कहते हैं जुडिशरी के किसी शख्स के कहने पे। कौन साहब थे जिन्होंने कहा था ये?
ये तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर उन्होंने खुद बता दिया है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी हुई है, उसमें जस्टिस चौधरी का नाम लिखा हुआ है, क्या ये बात सही है? ये फंसी की बात दुरुस्त है। एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी चेयरमैन नैब कहते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में रिपोर्ट हुआ है, थ्रू बैरिस्टर एतजाज़ एहसन had asked him to include advocate Raja Amir Abbas in the legal branch of NAB। ये बात सही है? ये दुरुस्त है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? चूँकि मैटर कोर्ट में है और मेरा ख्याल है ये फसी बुखारी ने अपनी इंट्रा कोर्ट अपील में इसका ज़िक्र किया है और ज़ेर समात है, इससे मज़ीद बात मैं इस पे नहीं करना चाहूँगा। मासवा ये कि ये बात उन्होंने अगर अपनी अपील में लिखी है तो ये वाक़यातन दुरुस्त है। शब्बीर साहब, मूव करते हैं, थोड़ी सियासत की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए नॉमिनेशन पेपर्स छपवाए और आपने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या ऐसी चीज़ है इन फॉर्म्स में जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपको लगी है? सिंपल चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर की डिटेल्स मांग रहे हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जिन लोगों ने पैसे दिए वो मांग रहे हैं, रसीदें मांग रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो मैंने शायद नहीं कहा, पर मैंने ये ज़रूर कहा कि अनरीज़नेबल है और इम्प्रैक्टिकेबल है और कई मामलों में हैरत अंगेज़ अंदाज में लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं, अप्रोप्रिएट लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि वो मैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जेन्युइनली इज़्ज़त करता हूँ, लेड बाय फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम। वो सारे आर्टिकल 62, 63 पे पूरे आते हैं। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को तो मेरा ख्याल है जिस भी इम्तिहान पे आप डाल दें तो वो पूरे आएंगे। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, ही इज़ अ ट्रूथफुल पर्सन, ही इज़ मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं जो आपने शुरू में प्रोग्राम का जिक्र किया था, तमाम इस्लामिक इंजंक्शन इंक्लूडिंग जिहाद, वो मैं आता हूँ उस पे। मेरे ख्याल में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम एक वो शख्स है जिन्होंने एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम होना चाहिए कि उन्होंने पहले एज सुप्रीम कोर्ट जज रिज़ाइन किया रादर दैन टेकिंग पीसीओ, ओहदा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस छोड़ा 1981 में। फिर वो गवर्नर थे सिंध के, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन ए प्रोविंस। 1996 अगस्त 1990 को जब बीबी की गवर्नमेंट डिसमिस हुई तो इसहाक खान साहब उनको रिटेन करना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, ही रिज़ाइन। फिर वो लॉ मिनिस्टर थे फारूक लगारी की, हर बात पे कहना मैं नहीं खेलूंगा, इतनी अच्छी बात भी तो उधर रिज़ाइन किया उन्होंने असूल पे। और फिर वो अटर्नी जनरल थे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में, अटर्नी जनरल लगे थे, उससे भी रिज़ाइन किया on matters of principle. So he is a principled person and we should encourage and stand by him. फिर आप ये फॉर्म भी तो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं ना, तो इस पे आपको क्यों एतराज़ है? इसमें अब मैं बताऊं, इसमें अब एक सवाल है मिसाल के तौर पर, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, इलेक्शन कमीशन भी नोटिफाई कर रही है डुअल नेशनल्स को। अब एक सवाल है इसमें कि डू यू पोजेस सेकंड नेशनैलिटी और आर यू अ सिटीजन ऑफ एनी अदर स्टेट, इफ सो गिव पासपोर्ट नंबर। इस सवाल का मकसद क्या है? जिसका है तो बता। अरे अरशद मियाँ, अगर मैं डुअल नेशनल हूँ तो मैं तो फॉर्म भर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। नहीं तो ये तो इसलिए डाला गया है ना, पास हिस्ट्री कंसीडर करते हुए कि पहले भी फॉर्म थे उसमें ये चीज़ नहीं थी और ड्यूल नेशनल जाके बैठ गए। ये तो डालने का, ये तो जब डेक्लरेशन आप दे रहे हैं, डेक्लरेशन होनी चाहिए थी आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी अदर स्टेट पीरियड। पर अगर आप सवाल करते हैं, ये इस तरह है जिस तरह अमेरिकन अपने वीज़ा फॉर्म में पूछते हैं आर यू और हैव यू बीन अ मेंबर ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इफ सो नेम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन लायानी को सवाल है, बेमानी सवाल है
जो पासपोर्ट दूसरा रखता है, अगर मैं दूसरा पासपोर्ट रखता हूँ और मैं पासपोर्ट नंबर लिखता हूँ कि जी ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, बाकी बातों को छोड़ें, बाकी और बहुत सी बातें हैं, पर एक चीज़ मैं मोटी सी बता रहा हूँ कि इतना गौर नहीं किया। मैं तो फॉर्म भरने का ही हकदार नहीं हूँ, जमा कराने का। अगर मैं डुअल नेशनल हूँ तो मुझे पासपोर्ट नंबर मेरे से क्या मांगा जा रहा है? मैं तो इलेक्शन कमिश्नर या रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में ही नहीं जा सकता। इतनी मुश्किल। इसमें एक और चीज़ है सोर्सेज ऑफ फंड्स विद डिटेल्स, और सियासी जमातों के हवाले से क्या तमाम सियासी जमातें अपनी सोर्सेज ऑफ फंड्स पाकिस्तान में डिक्लेयर करती हैं जेन्युइनली? देखें, दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा छानबीन नहीं की जा रही जितनी यकदम इस मर्तबा। इसी लॉ की एप्लीकेशन ग्रेजुअल होनी चाहिए टू बी इफेक्टिव एंड टू बी एबल टू ट्यूटर द पीपल। आर्टिकल 62, 63 की तरह नहीं होनी चाहिए, इम्पोज कर दिया गया है। एकदम इम्पोज किया गया। 40 साल के बाद कुछ शिकें जो 40 साल पुरानी हैं, जो 40 साल इम्पोज नहीं हुई, वो डुअल नेशनैलिटी वाली, वो यकदम कर दी गई। कुछ शिकें के वो जो ज़ियाउल हक के टाइम से आई हुई हैं, 20 साल उनको हो गए, उनको आपने अब लगा दिया है। अच्छा बिर साहब, कोई ऐसी सियासी जमात है पाकिस्तान में जिसको बैरूनी फंडिंग होती है? मुझे नहीं ख्याल, और अगर होती है तो कोई तस्लीम नहीं करेगी। अगर होती है तो पाकिस्तानी अब्रॉड वो करते होंगे। इमरान खान साहब फरमाते हैं वो फ़ंड रेजिंग करते रहे हैं इन अमेरिका, वो खुद कहते हैं फ़ंड रेजर्स उन्होंने किए हैं, पर फंड रेजर्स क्या उन्होंने पीटीआई के लिए किए हैं या उन्होंने अपने अस्पताल के लिए? आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया तो अली अहमद कुर्द साहब, आपके जुडिशल मूवमेंट के साबिक साथी, वो कहते हैं मैं तो इलेक्शन पे 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा। वो कैसे पॉसिबल है? मुमकिन नहीं है। 4000 रुपये तो फीस देनी है फॉर्म लेने की, इलेक्शन एक्सपेंस में आता है। 4000 तो प्रिस्क्राइब्ड फीस है, वो तो 4000। फिर वो बस पे बैठ के जब निकलेंगे, अगर समझें कि वो कहते हैं कि मैं कम से कम खर्चा करूँगा, वो बस पे बैठ के निकलेंगे, या उनकी ये एक तस्सुर है कि मेरे लिए किसी और ने जो खर्चा कर दिया तो वो खर्चा मेरे खाते में नहीं आता। ये तो बैनर लगा दिए, अरशद ने लगा दिए बैनर एतजाज़ एहसन के लिए, तो मेरे खाते में तो नहीं आते एतजाज़ एहसन के। ये सब कुछ आता है। ये बैनर्स जो लगेंगे सारे, ये भी उसी 15 लाख में आएंगे या 15 लाख में बैनर्स भी आएंगे, बैनर्स का किराया जो भी शायद आएगा, कोई और भी लगा रहा है आएगा, और पब्लिसिटी भी आएगी, सब कुछ। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन लोगों से झूठ बुलवाएगी और फिर आर्टिकल 62, 63 लगवाएगी। 63 कहाँ से लगेगा, किस तरह लगेगा? ऑनेस्ट लोग यहाँ इस मुल्क में ऐसे काम करते रहे हैं कि ट्रक के घी के और चीनी के ला के खड़े करके और वोट लेते रहे हैं, लेकिन उन पे कोई लिखा हुआ तो नहीं होता ये कैंडिडेट का ट्रक है, ये इसका ट्रक है, वो ले गया। वो काम वो होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, और अभी तक जो काम हो रहे हैं बकौल आपके शायद वो प्रैक्टिकल नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पार्टी के सरबराह, उनके फ्यूचर और फेट के बारे में पूछेंगे कि क्या वो इलेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्शन की सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। एक वक्फे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओरिजिनल उसके सीनियर रहनुमा भी हैं। पर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो शायद नाराज़ हैं। क्या हकीकत है इन इतलात में? नहीं, नाराज़ कोई नहीं है। आ जाएंगे, आप देखेंगे इलेक्शन जल्दी आ जाएंगे। ये लोग, कुछ लोग हैं, आपको याद होगा, जो कहा करते थे जिनकी ख्वाहिशात ऐसी हैं, और तब भी इंडिया से खबर छपती थी और फिर वो इधर उछाल ली जाती थी। कुछ लोग, आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी, वो कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं थोड़ा सा जाऊं, जो लोग वो खबरें छपवाते थे और जहाँ से वो आती थी, वो लोग तो उनको नवाजा भी तो आप ही की हुकूमत। नहीं, अभी नहीं नवाजा गया, शुक्र है। इस पिछले 5 साल में एक नवाजे गए, वो पीटीवी के एमडी लगे
और वो बाद में छोड़ गए। लेकिन वो आपको याद होगा डिस्कशंस हुआ करती थी जिनमें 3-4 आपके बरादरी के लोग, मीडिया बरादरी के, वो कहा करते थे कि अब मामला तो 10 दिन का है, 10 दिन में तय हो जाना है कि आसिफ जरदारी साहब पैदल चल के, खुद चल के जाएंगे साहबती जोशी जो किसी और मीडिया ग्रुप से ताल्लुक था, सदर से, सबको मालूम है उसका, उसमें या डिटेल्स में नहीं स्ट्रेचर जाता। पे जाएंगे और एम्बुलेंस में जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वापस आ रहे हैं वतन, इंशाल्लाह आएंगे, उनका वतन इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, लीड कैंपेन करेंगे। में किस हद तक हिस्सा लेंगे ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये मैं नहीं कह सकता, बट ही विल बी अ प्रेजेंस इन द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो किस तरह से, किस अंदाज से करते हैं, वो टेलीफोनिकली एड्रेस या करते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रेटजी सोची जा रही है। सिक्योरिटी का इशू उनका बड़ा है, उनके नाना यहाँ शहीद हुए हैं, उनकी वालदा शहीद हुई है, उनकी फैमिली में बड़ी कंसर्न है, ख़ासकर उनकी खाला की बहुत कंसर्न है सनम भुट्टो की, और उनको ज़रा एक लिहाज से समझाने बुझाने गए हैं। आ जाएंगे, कोई ऐसी फ़िक्र की बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई दरार पड़ गई है या कुछ है। फैमिली में कंसर्न्स थी और हैं, और जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनकी सिस्टर्स को, उनकी आंट को, तो वो सब बाहर होते हैं, तो गए हैं। अब जरदारी साहब के साथ क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। अच्छा, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये वाला इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते अभी जी, क्योंकि 25 साल उनकी उम्र जी हाँ, जी हाँ। जब ये पार्लियामेंट आ जाती है तो उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि विल ही बी इन द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट से बाहर ही रहेंगे अगले 5 साल भी? मैं तो अमीन नहीं हूँ, बट ही कुड कम इन ऑन अ बाई इलेक्शन, he could come in once he's 25 he's entitled to come in, and I think he should come in if he from a safe seat. It will be a good initiation for him, क्योंकि सियासत तो उन्होंने करनी है, सियासत में तो उनकी ज़िंदगी उनके बाप दादा की। वैसे एतजाज़ अहसन साहब, आपको कैसा लगता है कि एक बच्चा जिसको आपने गोद में खिलाया भी हो, हमने कुछ तस्वीर भी देखी, आप यकीन स्टेज से गुजरे भी हैं, इतना सा बच्चा अब आप उसे एड्रेस करते हैं एज पार्टी चेयरमैन और वो आपका लीडर है, कैसा महसूस होता है? ये देखें, ये सिर्फ बिलावल पे क्यों फोकस किया जाता है? ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो क्या हम भूल जाते हैं कि साउथ एशिया में जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, एक पहली मिसाल देता हूँ फिर और मिसालें दूँ। सबसे बड़ी जमहूरियत जो है दुनिया की और मुसलमान जमहूरियत है भारत। वहाँ अगर भारत 1932 में आज़ाद होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर मोतीलाल, हिस्टोरिकल फैक्ट है, चलें उनका एक मिनट, उनका कैनेडी डायनेस्टी है और भी सियासी जमातें हैं, गॉट योर आर्गुमेंट। बड़ा ड्रामेटिक है ना आर्गुमेंट। वो वजीर आज़म होते, उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू वजीर आज़म हुआ, उसकी बेटी इंदिरा नेहरू गांधी वजीर आज़म हुई, उसका बेटा राजीव गांधी वज़ीर आज़म हुआ, उसकी बीवी वज़ीर आज़म हो सकती थी अगर वो इटालियन ओरिजिन की ना होती, नजाद ना होती, तो अभी भी, लेकिन शी इज़ मोर पावरफुल दैन द वज़ीर आज़म। और अब राहुल गांधी इज़ लुकिंग ओवर द शोल्डर। पाकिस्तान में आप ले लें, पाकिस्तान में एक मिनट, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, मुनस इलाही, असफंदियार वली, खुद जब मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, दैट्स अ रियलिटी, ये कहते हैं ग्लोबल रियलिटी। बैरिस्टर साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। है एक सवाल जहां से हमने प्रोग्राम का आगाज किया था, आर्टिकल 62 और 63, बानिए पाकिस्तान, उन पे आर्टिकल 62, 63 अगर अप्लाई किया जाता तो क्या सूरत हाल होती? बड़ी मुश्किल पड़ जाती है मेरी इतला के मुताबिक। कम अज कम क्या कायदे आज़म इलेक्शन लड़ने के अहल होते जिस शक्ल में आर्टिकल 62, जिस शक्ल में आर्टिकल 62, 63 है? मेरी इतला के मुताबिक जब ये कहता है कि परफॉर्म्स द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम, जिनमें 5 वक्त की नमाज है, मेरी इतला के मुताबिक कायदे आज़म जो बहुत हमसे बेहतर मुसलमान थे, बहुत बेहतर मुसलमान थे, साहिब वसीला और वसाइल थे, वो ना 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे
कोई मुझे बता दे तो झूठा साबित कर दे तो गलत। और ना उन्होंने हज किया, वो 8-9 मरतबा इंग्लिस्तान गए, सऊदी अरब के पास से गुज़र के सुएज़ कनाल के से होके उन्होंने हज नहीं किया। तो वो तो 62-63 में अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए, और आप कहते हैं कि जी स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाना है, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आदमी का किरदार क्या है, मुसलमान कितना बेहतर है, इस्लाम की कितनी खिदमत की है। आपने अगर इसको देखना है तो कायद-ए-आज़म के लिए बड़ा मुश्किल होता पार्लियामेंट में आना। एक ऐसा कानून जो बानी पाकिस्तान पे भी अप्लाई नहीं हो सकता बकौल बैरिस्टर एतजाज़ अहसन के, तो फिर उसमें आप लोगों ने चेंज क्यों नहीं किया? 18th अमेंडमेंट आप लोग लेके आए, चेंज कर देते। देखिए 18th अमेंडमेंट, मैं तो उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था, मैं तो पार्लियामेंटेरियंस को कह सकता था। मैंने 2-3 सजेशंस दी थी, कमेटी 29 की कमेटी जो बैठी थी। मैंने तो 2008 का इलेक्शन छोड़ दिया था वकला की तहरीक के बायस, वो मेरी पार्टी मुझे चाहती थी कि मैं लड़ूं, मैंने छोड़ दिया था। मोहतरमा शहीद चाहती थी कि बुशरा मेरी जगह लड़ें, हमने कहा कि हम दोनों नहीं लड़ सकते, हम जब तक जज बहाल नहीं होते। सेनेट का पहला इलेक्शन जो था जिसमें रज़ा रब्बानी भी आए, मैंने छोड़ दिया। गो आसिफ जरदारी साहब ने मुझे उसके लिए कहा कि आपकी दरख्वास्त मुझे चाहिए। मैंने कहा जज बहाल होंगे तो मैं पार्लियामेंट मेरा लिए मेरा होम है। आई हैव बीन 25 ईयर्स पार्लियामेंटेरियन, सूबे से शुरू होके ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, 2.5 डेकेड्स आई हैव बीन। पर ये जो चीज़ है, दुश्वारी जो है इसमें, इस मामले पर, वो ये है कि पार्लियामेंट में अगर मैं होता तो मैंने 2-3 बातें इनसे अर्ज़ की थी, रज़ा साहब से भी और दूसरे दीगर से। एक मैंने कहा था कि 184(3) जो एक्सरसाइज होता है सुओ मोटो, इसकी एक अपील होनी चाहिए, अपील रखो इसकी। और ये सारी चीज़ें थी जो कि शायद जमहूरियत का अगर तसलसल नाज़रीन चलता रहे, जैसे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं, इतनी सारी सजेशन पार्लियामेंट के पास थी, और अगर ये तसलसल चलता रहा जमहूरियत का, तो जो फ्लॉज हैं आइडेंटिफाई होते हैं इस तरह के, शायद अगले दौर में वो ख़त्म हो जाए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।